हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैट कंपनी वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखिए, मैट कंपनी ऑपरेट अ चेन ऑफ स्टोर्स सेलिंग फर्नीचर। ठीक है, तो इसके पास एक स्टोर है, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, ये लोग फर्नीचर बेचते हैं। इट इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड इट सीक्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस इन ऑर्डर टू ग्रो फर्दर। तो इसका बिजनेस है, काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसको अब लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइनेंस चाहिए। कंपनी इज लिस्टेड ऑन अ AIM, अ सेकेंडरी मार्केट, बट द शेयर्स इन द कंपनी आर नो ओनली ट्रेडेड इनफ्रिक्वेंटली। मतलब कह रहा है कि ना, कंपनी जो है सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है, प्राइमरी के अंदर नहीं है। ठीक है, और शेयर्स जो है कंपनी के वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बिकते हैं, ओनली ट्रेडेड इनफ्रिक्वेंटली, है ना। मीन्स कंपनी क्या हो जाएगी बताओ, इससे लेस एफिशिएंट या मोर एफिशिएंट? लेस एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स नहीं है ना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 2016 रेफर टू मैट कंपनी क्या है, देखो बैलेंस शीट दे रखी है अपन को। मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में इन्वेंटरी, डेटर, कैश, टोटल असेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, टोटल लाइबिलिटीज। कंपनी हैज पेड द फॉलोइंग डिविडेंड इन द रिसेंट ईयर, तो 4.1, 4.3, 4.7, 4, 5, 6, 14, 15, 16, ठीक है, 14, 15, 16 के डिविडेंड दे दिए अपन को। सिंस द मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 5 सेंट फॉर 2017 एंड दिस विल बी पेड शॉर्टली। ठीक है, तो कंपनी 2017 का भी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है ऑलरेडी। कितना है? 5 सेंट। ठीक है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये डिविडेंड, और ये अभी शॉर्टली पे होगा। ठीक है, पे करने वाली है, मतलब शेयर की प्राइस के अंदर ये जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड होगी। ठीक है, अभी जब डिविडेंड पे किया नहीं है तो ये कम इंटरेस्ट, कम डिविडेंड प्राइस होगी। हमने कई क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे ऑलरेडी। द कंपनी ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द कंपनी हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 सेंट एंड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 66 सेंट पर शेयर। तो 25 सेंट इसकी नॉमिनल वैल्यू है शेयर की। इक्विटी शेयर है कितने के, जरा 40 के हैं, देखो जरा 40 के, तो 25 सेंट्स, तो 40 को अगर अपन 0.25 से डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब तो अपने पास 160 मिलियन है, क्या है, मिलियन शेयर्स हो गए, और हर एक शेयर कितने का है? 0.25 का। ठीक है, तब जाके 40 मिलियन नॉमिनल वैल्यू आ रही है। ऐसे चीजें अपन निकाल सकते हैं, जितना निकाल लेते हैं। द कंपनी इक्विटी बीटा ऑफ कंपनी इज 1.15, इक्विटी बीटा दे रखा है। प्रायर टू कंसिडरिंग पोटेंशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस, द डायरेक्टर ऑफ मैट कंपनी आर कीन टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है ये चेक करने से पहले कि कौन कौन से सोर्सेज है फाइनेंस के, उससे पहले एक बार कंपनी खुद की वैल्यू निकालना चाहती है। द रिटर्न ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड इज करंटली 5%, मतलब ये रिस्क फ्री रेट हो जाएगा, और मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो है 8% का। ये RM माइनस RF है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही। कैलकुलेट द इक्विटी वैल्यू ऑफ कंपनी यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से इक्विटी वैल्यू निकालनी है पूरी की पूरी कंपनी की। तो जो कंपनी के डिविडेंड दे रखे हैं, तो पहले ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि फॉर्मूला होता है D1/KE - G। तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए अपन एक तो लेटेस्ट डिविडेंड ले लेते हैं, कितना, 5 का, और 3 साल पहले का डिविडेंड ले लेते हैं 4.1 का। ठीक है, ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 4.1, वही 12 अंडर रूट, डर्टी पावर का क्वेश्चन हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1 इक्वल्स टू, तो 6.84। तो ग्रोथ रेट क्या है अपना? 6.84% अपना ग्रोथ रेट है। तो अब निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि वैल्यू तो देखो अपन को बोला है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना है।
बट वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए पहले केई चाहिए, ठीक है। तो केई निकाल लेते हैं पहले, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ करके, ठीक है। तो आर एफ अपने पास ऑलरेडी है कितना, 5%। बीटा कंपनी का है अपने पास कितना, 1.15 इंटू आर एम माइनस आर एफ कितना है, रिस्क प्रीमियम 8% है ना। तो 1.15 इंटू 8 प्लस 5 मीन्स 14.2% अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं D1 अपॉन के माइनस जी वाला फॉर्मूला। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपने पास देखो, लास्ट डिविडेंड कितना है, 5 सेंट है, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड डिविडेंड में ग्रोथ रेट 6.8% है, तो 5 प्लस 6.84%, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिविडेंड, मतलब D1 अपना हो गया 5.342, ठीक है, 5.342 अपॉन के ई कितना है, 14.2% के ई हो गया, और ग्रोथ रेट कितना है 6.84, ठीक है। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एक प्राइस आ जाएगी शेयर की, 14.2 माइनस 6.84 मतलब 7.36%, ये आ जाएगा 72.58 सेंट्स, ठीक है ना। सेंट आएगा ना, क्योंकि देखो ये 5 सेंट था ये इधर सारी की सारी वैल्यूज। तो अब अपन को लेकिन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्विटी वैल्यू निकालनी है टोटल। तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 160 मिलियन। तो इसमें अपन 160 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें डिवाइड बाय 100 कर देंगे हैंड टू हैंड ही, तो डॉलर्स में आ जाएगी वैल्यू, इनटू 160 मिलियन मीन्स 116.13 मिलियन डॉलर्स है। ये सेंट में नहीं आई वैल्यू, ये टोटल वैल्यू आ गई डॉलर्स के अंदर, ठीक है। और हमने वैल्यू कैसे निकाली, कौन से मेथड से, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकाल दी आराम से। क्लियर क्या? अच्छा, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं अपन। देखो ये 116 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, ये थोड़ा सा राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है। 116.13 जैसे अपना आ रहा है, उधर 116.16 आ रहा है ना। तो वो थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब अपन आते हैं क्या निकालने, सेकंड क्वेश्चन के अंदर। कमेंट ऑन द रेलेवेंस ऑफ द टोटल इक्विटी वैल्यू कैलकुलेटेड व्हेन कंपेयर टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, इक्विटी ऑफ द कंपनी। अब टोटल मार्केट वैल्यू चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि बोल रहा है कमेंट करके बताओ। ये तो वैल्यू आ गई, अब टोटल मार्केट वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। भाई ये तो वैल्यू वो है जो होनी चाहिए, शुड बी, बट अब आपसे बोल रहा है कि टोटल मार्केट वैल्यू भी देख लो। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन है ना, अभी तक आया हुआ नहीं है एग्जाम में ना, बस ये कापलान ने दे रखा है, मतलब ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी अपने पास 160 मिलियन है, और हर शेयर की मार्केट प्राइस कितनी चल रही, क्या दे रखा है 66 सेंट, लेकिन ये कम डिविडेंड प्राइस है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना। तो अपन तो हमेशा एक्स डिविडेंड लेते हैं, क्योंकि ये 5 सेंट का डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला था जस्ट, तो इसमें इंक्लूड होगा। तो 66 माइनस 5 मीन्स 61 सेंट, मीन्स 0.61 हो गया। तो 160 इंटू 0.61, तो 97.6 मिलियन क्या आ गई, टोटल मार्केट प्राइस आ गई, ठीक है ना। आप मार्केट प्राइस कह लो इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ कंपनी बोल लो, या फिर टोटल इक्विटी वैल्यू, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये शुड भी है और ये एक्चुअल में चल रही है वो है, ठीक है, 97.6। तो हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से सोचो, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कमेंट ऑन द रिलेवेंस। भाई आपको ये कमेंट करना है कि इन दोनों में जो है डिफरेंस कैसे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो एक तो ये बोलेंगे कि ये जो होती है प्राइस, हो सकता है स्पेकुलेशन की वजह से इफेक्टेड हो, ठीक है ना। मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है स्पेकुलेशन की वजह से होती है, और ये प्राइस तो शुड भी है, ठीक है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है
कि शायद कंपनी का जो शेयर है वो क्या चल रहा है, अंडर वैल्यूड चल रहा है। नहीं लग रहा क्या देखने से, बताओ कि वैल्यू तो होनी चाहिए 116.13 मिलियन, लेकिन अभी चल रही है 97.6, तो ऐसा लग रहा है देखने में शायद कि शेयर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, एक तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये भी बोलेंगे इसके अंदर कि देखो कंपनी के शेयर्स है ना, इसमें लिखा था लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं, ठीक है ना, जैसे इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं, तो ये मतलब मार्केट जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, नॉट एफिशिएंट। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट जो प्राइस है इसलिए अंडर वैल्यू चल रहा हो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है। दूसरा फिर अपन ये बोल सकते हैं भाई चलो ठीक है, अपन ने इसको तो क्रिटिसाइज कर दिया, थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं। अब ये वैल्यू अपन ने कैसे निकाली है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में अपन ने एक तो ग्रोथ रेट की अजम्पशन ली है ना। अब सोचो कि ग्रोथ रेट ये बोल रहा है जैसे कांस्टेंट रहेगी जिंदगी भर तक, तो फिर वही क्रिटिसिज्म इसका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कर दो आप कि ये जो वैल्यू है ये इट सेल्फ इज क्वेश्चनेबल बिकॉज इन रियल लाइफ ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसकी अजम्पशंस के बारे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपन कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगा, ग्रोथ रेट कम होगी, ऐसे ऐसे करके वगैरह वगैरह डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स द डायरेक्टर ऑफ मैट कंपनी शुड टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कंसिडरिंग हाउ टू रेज एडिशनल फाइनेंस। तो बताओ क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। तो प्योर थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन 9 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इतना बड़ा बनता नहीं है। ठीक है, फिर भी क्या क्या लिख सकते हैं, रिस्क। अब जैसे अगर कंपनी अगर सोच रही है कि भाई कैसे फाइनेंस रेज करें, तो माइंड में 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो डेप्ट से रेज कर लो या इक्विटी से रेज कर लो। अब दोनों की कहानी आप अच्छे से जानते हो कि रिस्क कंपनी के लिए रिस्क कहाँ पे है, डेप्ट में ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, कि लीवरेज बढ़ जाएगा, टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, लीगल लाइबिलिटी है, ऐसे करके बता दो। इक्विटी में लीगल लाइबिलिटी नहीं है, आप वो सब चीज़ें जानते हो। कॉस्ट किस केस में कम आती है, डेप्ट केस में कम आती है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट एक तो मिलता है डेप्ट के केस में, और डेप्ट की एक्सपेक्टेशन भी कम होती है क्योंकि वो खुद रिस्क नहीं लेते ना, इसलिए जब कोई पर्सन खुद रिस्क नहीं ले रहा तो उसकी एक्सपेक्टेशन कम होती है। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। ठीक है, एक डेप्ट जब इशू करते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, लेकिन इक्विटी में तो हो जाता है। सिक्योरिटी, डेप्ट जब इशू करोगे तो कोई ना कोई सिक्योरिटी भी चाहिए, तो कंपनी के पास इतनी नॉन करंट असेट्स भी होनी चाहिए कि वो सिक्योरिटी रख पाए, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनेगी। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। जैसे देखो इन्होंने कौन कौन से लिख रखे हैं, कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, कैश फ्लो। अब कंपनी चेक कर ले कि कंपनी का इतना फ्यूचर में कैश फ्लो है या नहीं है कि वो इंटरेस्ट पे कर पाएगी, टाइम पे नहीं कर पाएगी। अवेलेबिलिटी चेक तो करे कि शेयर्स वगैरह कंपनी इशू भी कर पाएगी। सिक्योरिटी एंड कोवेनेंट्स, कोवेनेंट मतलब क्या होता था, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जो जिससे हम लोग डेप्ट लेते हैं वो हम पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। कंट्रोल मैंने बताया जैसे आपको कि क्योंकि उनका वोटिंग राइट होता है शेयर्स का, तो फिर कंट्रोल डाइल्यूट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो आराम से, सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। तो इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें अब एग्जामिनर कमेंट वगैरह का स्कोप नहीं है क्योंकि एग्जामिनर कमेंट हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ इसलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।